everybody, welcome to ICSC Thought Well by an Academy. I am Kirti Mehndiratta, your biology educator, and I hope all of you are doing absolutely well. आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक टॉपिक दैट इज एनिमल टिश्यूज। इससे पहले मैंने प्लांट टिश्यूज कंप्लीट करवा दिया है, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप इस वीडियो को जाके रेफर कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विद एनिमल टिश्यूज, एंड जब मैं बात करती हूँ एनिमल टिश्यूज की तो उनको कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एक स्किन लाइक बैरियर फॉर्म करता है, एक पतली लेयर होती है सेल्स की। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। फिर आता है मसल टिश्यू, जो कि ऑब्वियसली मस्कुलर पोर्शंस के अंदर पाया जाता है। एंड फाइनली वी हैव नर्वस टिश्यू, जो कि आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक इंटीग्रल पार्ट फॉर्म करता है। तो वन बाय वन हम हर एक टिश्यू को डील करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ये एक थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, नॉट ओनली आउटसाइड बट ऑल्सो इनसाइड, मतलब ऑर्गन्स के बाहर भी होती है, ऑर्गन्स के अंदर भी यहाँ पे पाई जा सकती है। जैसे कि अगर आपकी स्किन की बात कर लीजिए तो वो भी एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू ही होता है, करेक्ट। अगर मैं बात करूं एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन की, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड ऑन द बॉडी सरफेस, बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी कैविटी यानी बॉडी के अंदर का जो स्पेस है, एज वेल एज द ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लाइनिंग है, वहां पे भी आपको एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलता है। क्योंकि इनकी जो मैंने बताया कि सेल्स की लेयर बहुत पतली होती है, सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स यहाँ पे इजीली हो पाता है बिकॉज ऑफ द इतना पतला रीजन जो इनके पास सेल्स का होता है। एग्जाम्पल्स है आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, नोज, लंग्स, स्टमक एटसेट्रा। अगर हम बात करें शेप की, तो इनके पास जो शेप होती है मल्टीपल टाइप्स की होती है। जैसे कि एक होते हैं फ्लैट सेल्स, जिसको हम स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं, फिर होते हैं कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। एंड डिपेंडिंग ऑन द इनका शेप क्या होता है, उसी के बेसिस पे हमने एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। फॉलोड बाय फंक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक आउटरमोस्ट बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से या पैथोजन से, ताकि हमारी बॉडी में इंफेक्शन ना हो। तो ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्शन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल ही है। अब क्योंकि इनका जो आउटरमोस्ट लेयर है ये बहुत ही पतला होता है, इसी की वजह से एब्जॉर्प्शन, मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, मटेरियल को सिक्रीट करना, या मैं बोल सकती हूँ मटेरियल का एक्सचेंज करना बहुत ही इजीली हो पाता है। इसलिए जिन भी एरियाज में एक्सचेंज होना होता है, एब्जॉर्प्शन होना होता है, सिक्रीशन होना होता है, वहां पे प्रेफर किया जाता है एपिथेलियल टिश्यू हो, सो दैट इसकी पतली रीजन की वजह से एक्सचेंज जो है वो इजीली फैसिलिटेट किया जा सके। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, तो इनको कुछ पर्टिकुलर टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि इनके ऑब्वियसली शेप के बेसिस पे भी होता है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहला आता है हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि आपका सबसे थिन फॉर्म ऑफ एपिथेलियम होता है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है, फ्लैट सेल्स आते हैं इसके अंदर। देन वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम से क्लियर है कि इसके जो सेल्स होंगे वो क्यूब के शेप के होंगे। उसके बाद आता है कॉलमनर एपिथेलियम, जिसके जो सेल्स हैं वो कॉलम शेप के होंगे, लंबे लंबे इलोंगेटेड एंड कॉलम लाइक। अगर हम बात करें कॉलमनर जो एपिथेलियम होता है, इसको फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। सीलिएटेड कॉलमनर, यानी उस कॉलम के ऊपर सीलिया लग जाए, उसे बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। और अगर ये कॉलमनर सेल मॉडिफाई कर ले खुद को और बना ले कोई ग्लैंड, तो हम बोलेंगे ये क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं। ऑब्वियसली इनका पिक्चर मैं अभी आपको आगे दिखाने ही वाली हूँ। एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन है, जिसे बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब स्ट्रैटिफाइड में देखो, जो स्ट्रैटिफाइड या स्ट्रैटा वर्ड है, इसका मतलब होता है लेयर्स, यानी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम वो होता है जहां पर आपको सेल की मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगी। अब हम सबसे पहले जान लेंगे जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम है। अगर आप इस इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, आप क्या पाएंगे, यहाँ पे एक बहुत ही पतली लेयर ऑफ सेल्स है, बिल्कुल चिपटे हुए सेल्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियस है, एंड ऑब्वियसली सेल्स भी एकदम बिल्कुल सटा सटा के लगे हुए हैं एक दूसरे से, एंड यहाँ पे कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखने को नहीं मिल रही है। तो ये आपके होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम के सेल्स, या मैं बोल सकती हूँ ये होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसका काम होता है मैकेनिकल इंजरी, जर्म्स की एंट्री को प्रिवेंट करना। अगर ये सेल्स ना हो आउटरमोस्ट लेयर पे, तो इजीली पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और हमारी इम्यूनिटी को टारगेट करने लगेंगे। सो दिस इज योर स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसके अंदर आपके पास जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, न्यूक्लियाई भी होता है। एंड एग्जांपल्स क्या है, माउथ एंड नेजल कैविटी में होता है, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स में होता है, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लड को क्या करना होता है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज करना होता है गैसेस का, राइट, एक्सचेंज करना होता है फूड मटेरियल्स का। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर थिन लेयर होगी तो एक्सचेंज फैसिलिटेट हो पाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसके सेल्स पे अगर आप नजर डालेंगे, आप देखेंगे जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं, राइट। एंड ऑब्वियसली इन सेल्स के बीच में भी कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है, एंड बीच में इनके पास देखने को मिल रहा है न्यूक्लियस। तो ये मोस्टली उन प्लेसेस में पाया जाता है जहां पे कुछ ना कुछ ग्लैंडुलर सिक्रीशन होती है। जैसे कि अगर आपकी बात करो सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो वहां पर पाया जाता है। मैं बात करूं पैनक्रियाटिक डक्ट्स की, तो वहां पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है।
इसके बाद हम आ जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम पे, जिसके सेल्स अगर आप देख पाए बहुत ही इलोंगेटेड है, लंबे से है, राइट, एकदम कॉलम शेप के, ऑब्वियसली न्यूक्लिएटेड भी है। तो ये आपका एक बेसिक इमेज है कॉलमनर एपिथेलियम का। अब कॉलमनर एपिथेलियम को भी जो है आगे क्लासिफाई किया गया है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर बात करी जाए सीलिएटेड, मतलब देखो सेल्स अभी भी कॉलमनर ही है, सेल्स में कोई चेंज नहीं आया है, लंबे लंबे ही है विद न्यूक्लिएटेड, और आई कैन से दे हैव अ पर्टिकुलर न्यूक्लियाई, राइट। बस इनके ऊपर यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो चुके हैं सरफेस पे, जिन्हें क्या बोला जाता है, सीलिया। अब ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये मूव करना जानते हैं इस तरह से। तो ये उन रीजन में पाए जाते हैं जहां पर, जैसे आपकी नेजल कैविटी की बात करी जाए, ट्रैकिया की बात करी जाए, वहां पे क्या होता है, अगर ये सीलिया प्रेजेंट है तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स एंटर करने की कोशिश करते हैं ना, उनको बैकवर्ड मूव करा दिया जाता है, सो दैट कोई भी डस्ट है, कोई भी पैथोजन है, वो आपकी विंड पाइप के अंदर एंटर ना करे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए। ऐसे ही फीमेल की बॉडी में होता है फैलोपियन ट्यूब, मैं बोल सकती हूँ ओविडक्ट, वहां पे बनता है एग, जो कि गैमीट होता है। वो गैमीट जो होता है नॉन मोटाइल होता है, वो ट्रैवल करना नहीं जानता, मूव करना नहीं जानता, तो वहां पे सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, सो दैट उस एग को फैलोपियन ट्यूब में आगे मूव करवाया जा सके। नेक्स्ट वी हैव ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम बेटा कुछ भी नहीं है सिवाय जो आपके कॉलमनर सेल्स है ना, देखिए आपके जो लंबे लंबे कॉलमनर सेल्स हैं, इन्होंने एक तरह का डिप्रेशन बना लिया है, अंदर की तरफ फोल्ड हो गए जगह जगह पे। आइडियली इनको सीधा प्रेजेंट होना था, बट ये धीरे धीरे इस तरह से कर्व फॉर्मेट में आ गए हैं। एंड जब ये कर्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो इनके बीच में कैविटी डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कैविटी होती है, यहाँ पे ये अपने सिक्रीशन कर सकते हैं, ये बन गए ग्लैंड, और यहाँ से कुछ भी जो सामान है वो इन कैविटीज के अंदर यहाँ पे आके स्टोर होने लग जाएगा। तो दीज आर योर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसको एक बार हम रीड भी कर लेंगे। कॉलमनर एपिथेलियम के पास क्या होते हैं, बेसिकली आपके कुछ इलोंगेटेड वर्टिकल सेल्स होते हैं, राइट। कहाँ पे होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सीलिएटेड की बात करी जाए, इनके पास क्या होगा, सीलिया होगा इनके सरफेस पे, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। एंड ये दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मूविंग सो दैट द मटीरियल्स विच एंटर दीज रीजन्स कैन नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कहाँ पे होता है, लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया विच इज विंड पाइप एंड ऑल्सो फैलोपियन ट्यूब, राइट। इसके बाद आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम वो होता है बेसिकली जहां पर आपका कॉलमनर सेल मॉडिफाई होकर ग्लैंड बना चुका है, बीच में कैविटी में सिक्रीशन कर सकता है। कहां पर होता है, अगर बात करी जाए तो ये आपको देखने को मिलेगा स्वेट ग्लैंड में, एज वेल एज टीयर ग्लैंड्स या फिर लीवर में आपको आपका कॉलमनर एपिथेलियम ग्लैंडुलेटेड फॉर्म में देखने को मिलेगा। करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज स्ट्रैटिफाइड। अब स्ट्रैटिफाइड के अंदर मैंने आपको पहले ही समझाया था क्या होता है, स्ट्रैटा होता है, मल्टीपल सेल की लेयर्स होती है। तो जैसे आपने स्क्वेमस में पढ़ा था स्टूडेंट्स, एक सिंगल लेयर थी स्क्वेमस में, आपके पास सिर्फ इतना ही था, है ना, ये आपका बेसिकली स्क्वेमस एपिथेलियम का पोर्शन था, ऐसा ऐसा, अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन को छुपा दूं तो। लेकिन स्ट्रैटिफाइड में मल्टीपल स्ट्रैटा है, एक और लेयर आ गई सेल्स की, फिर उसके बाद एक और लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर। तो यहाँ पर एक डिफरेंशियल स्ट्रैटा बन गया, डिफरेंट लेयर्स बन गए, एक के ऊपर एक सेल ने क्या किया, यहाँ पे पाइल अप कर लिया, उसे बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब ये कहाँ पे देखने को मिलता है, यूजुअली आपकी कॉर्निया जो होता है ना आंख में, वहां पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, एंड इसी के साथ हमने कंक्लूड कर लिया है यहाँ पे आपका एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अप वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की मैं बात करती हूँ तो नाम से क्लियर है, कनेक्शन प्रोवाइड करने में काम आएगा, मतलब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेटेड रखना है। अगर बॉडी के सभी ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ सिंक में चलना है, तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू का होना बहुत बहुत असेंशियल हो जाता है। अब कनेक्टिव टिश्यू के पास जो होते हैं तीन मेजर फीचर्स होते हैं, मैं बोल सकती हूँ तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनके पास इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जो होता है वो बहुत भर भर के होता है। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो दो सेल के बीच के सब्सटेंसेस होंगे ताकि उनको होल्ड करके रखा जा सके, जिसे दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स। सेल्यूलर एलिमेंट्स इनके पास कम होते हैं और फाइबर्स होते हैं जो कि बेसिकली इनको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन की, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एरियोलर टिश्यू में, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में, देन वी हैव एडिपोज टिश्यू, एंड वी आल्सो हैव फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक बात है। उसके बाद आ जाते हैं हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्शन तो देंगे बट सपोर्ट करते हुए देंगे। इसके अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स होते हैं, एक होता है बोन एंड दूसरा होता है कार्टिलेज। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, हम सभी का इमेज जो है अभी आगे देखने भी वाले हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो फ्लूइड के पर्पस से पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है। पहला जो फ्लूइड आपके दिमाग में आना चाहिए, दैट शुड बी ब्लड, बिकॉज ब्लड इज द मेजर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है लिम्फ, जो कि ब्लड के ही फिल्ट्रेशन से बनता है, मैं बोल सकती हूँ ब्लड जब टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है तब उससे बन जाता है आपका लिम्फ। सबसे पहले हम जानेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली एक थिन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपकी स्किन के अंदर भी पाया जाता है।
एंड ना सिर्फ ये एक कनेक्टिव टिश्यू इस फॉर्म में है कि स्किन के नीचे है, बट डिफरेंट टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम भी इसी का होता है। जैसे मैं भी आपको सिखाऊंगी, जब आप फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो उसके बीच बीच में भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बट दूसरे टिश्यू के बीच में भी पाया जा सकता है, बिकॉज उसका काम क्या होता है, पैकेजिंग करना होता है, पैक करके रखना होता है चीजों, राइट। एडिपोज फैट टिश्यू की बात करें, एडिपोज का देखिए हम लोग कई बार लोअर क्लास में पढ़ते भी आते हैं कि जो बॉडी में फैट स्टोर होता है बेटा वो कहाँ से होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है। जितना भी बॉडी का एक्सेस फैट है जैसे कि बीनीथ द स्किन, वहां पर आपका एडिपोज टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड क्योंकि वहां पर थिकनेस प्रोवाइड करता है तो ये बॉडी की हीट होती है ना उसको रिटेन करके रखता है, उसको लॉस नहीं होने देता। अगर मान लेते हैं कि एडिपोज टिश्यू की थिकनेस बहुत कम है तो बॉडी की हीट जल्दी जल्दी लूज होने लग जाती है। एंड अगर थिकनेस उसकी सफिशिएंट है, ऐसे केसेस के अंदर बॉडी उस हीट को रिटेन करके रखती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, राइट। सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल व्हिच स्टोर फैट, दिस फॉर्म्स अ पैडिंग अंडर द स्किन एंड दिस आल्सो एक्ट एज अ इंसुलेशन फॉर रिटेनिंग द बॉडी हीट। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में से लॉन्ग सेल्स के बने तो इनका नाम होता है फाइबर्स। एंड ये जो फाइबर्स होते हैं बेटा ये किसके होल्ड करे जाते हैं, किसके द्वारा, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। अब यहाँ पर ना आप जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है दो तरह के पढ़ सकते हैं, एक होता है टेंडन, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपके पास लीगामेंट, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टेंडन किस किस चीज को कनेक्ट करता है एंड लीगामेंट किस चीज को कनेक्ट करता है। तो देखिए टेंडन की बात करी जाए तो ये कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स मसल टू बोन, एंड अगर बात करी जाए लिगामेंट की तो ये करता है एक्चुअली बोन टू बोन कनेक्शन। अब कैसे याद रहेगा भाई लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है और टेंडन किसको कनेक्ट करता है, इसके लिए मैं अभी आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ, बट मेक श्योर करें आप इसको नोट करते जाएं, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे आप फिर से भूल जाएंगे तो ट्रिक का भी कोई सेंस नहीं बनेगा, करेक्ट। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले यहाँ पे मसल की, मसल टू बोन की, आप ऐसे याद करिए MTB। MTB में M होती है मसल, T होता है टेंडन, B होता है बोन। मतलब मसल टू बोन किसका काम हो गया, टेंडन का हो गया, T से यहाँ पे टेंडन होता है। एंड लिगामेंट को याद करिए BLB से, BLB होता है बोन लिगामेंट बोन, बोन लिगामेंट बोन। मतलब लिगामेंट करता है बोन बोन को ज्वाइंट, टेंडन करता है मसल एंड बोन को ज्वाइंट। आई होप ये आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। आगे चलते हैं हमारे अगले सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है बोन एज वेल एज कार्टिलेज। अगर आप यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करें आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो बोन्स है जो कि थोड़ी सी पोरस है ना, एंड ये देखिए दूसरी बोन ये रही, एंड इनके बीच का जो सब्सटेंस है जो इनको होल्ड करके रख रहा है दैट इज योर कार्टिलेज, जो कि नॉन पोरस होता है यूजुअली, करेक्ट। अब देखिए बात करी जाए कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज का जो ये पर्टिकुलर रीजन है ना बेटा, यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस नहीं होती है। ब्लड वेसल सिर्फ और सिर्फ बोन तक ही आके रह जाती है, कोई भी ब्लड वेसल्स की एंट्री कार्टिलेज में देखने को आपको नहीं मिलती है, करेक्ट। कार्टिलेज की बात करते हैं, नॉन पोरस होता है, इनके पास इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस होते हैं, कोई ब्लड वेसल और नर्व्स नहीं है, कोई भी इनके पास ब्लड वेसल नहीं आ रही है फूड सप्लाई करने, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने। नर्व्स मतलब न्यूरॉन्स की भी यहाँ पे आपको एब्सेंस देखने को मिल रही है। इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इट इज फाउंड इन द टिप ऑफ द नोज, ईयर एक्सटर्नल वाले ईयर पे होगा, ट्रैकिया में होगा, ब्रोंकियल ट्यूब्स में होगा, एंड लॉन्ग बोन्स की एंड पे होगा। जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग बोन है, इसके एंड वाले पोर्शन पे होगा, ठीक है। बोन की बात करी जाए हार्ड पोरस टिश्यू है, इसके पास नर्व्स भी होंगे, इसके पास सारी ब्लड वेसल्स भी आएंगी, एंड लिविंग सेल्स भी होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, ऑस्टियोब्लास्ट आर बेसिकली तो बोन का सेल, एज वेल एज कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की प्रेजेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें ऑब्वियस सी बात है, मतलब कोई ना कोई फ्लूइड होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, जिसके हमारे पास दो एग्जांपल्स होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड आपका मैं बोल सकती हूँ मेजर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि आपकी पूरी बॉडी में गैसेस को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को सप्लाई करता है, रिमूव करता है, ठीक है। एंड ब्लड्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, प्लेटलेट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, यानी मैं बोल सकती हूँ टुगेदर दे फॉर्म द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। दूसरा होता है प्लाज्मा, यानी जैसे आपने कभी देखा चाय बनती है और चाय को छानते हो तो जो टी लीव्स होती है वो सेपरेट हो जाती है, एंड जो एक्सट्रैक्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है। ऐसे ही जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मैं एक्जैक्टली आपको बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट अभी इतना याद रखिए कि जब आप ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो आपको नीचे मिलते हैं सेल्यूलर कंपोनेंट, जिसके अंदर आपके पास WBC, RBC एज वेल एज प्लेटलेट्स होंगे। WBC आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे, प्लेटलेट्स आपके बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेंगे जब कभी चोट लग जाती है तो, एंड रेड ब्लड सेल ऑब्वियसली ये आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके सिवा जब प्लाज्मा ऊपर की तरफ आपको मिलेगा बेटा, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज ब्लड फॉर यू। फिर आता है लिम्फ। अगर जो ब्लड होता है टिश्यू से वो फिल्टर हो जाए एंड टिश्यू फ्लूइड में आने लगे, टिश्यू के पास में आने लगे, करेक्ट, तो इसे बोलते हैं लिम्फ, जिसे हम बोल देते हैं मिडिल मैन, बिकॉज टिश्यू के बीच में आ जाता है ये, ठीक है। ये ब्लड की फिल्ट्रेशन से ही बनता है। ऑब्वियसली मैं बोल सकती हूँ कि जो ब्लड होता है ना उसके RBC नहीं जाता है लिम्फ में, लिम्फ के पास RBC नहीं होता है,
यानी लिम्फ कलरलेस होगा। भाई ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द आरबीसी। बट लिम्फ में तो आरबीसी होता ही नहीं है, तो लिम्फ जो होगा कलरलेस होगा, ये पेल येलो कलर का होगा। एंड इसमें मेजरली आपके पास एंटीबॉडीज होती हैं जो कि ऑब्वियसली इम्यूनिटी प्रोवाइडर्स होंगी कि इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो ये हो गया ब्लड का लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा। सेलुलर हमारे पास पार्ट होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बात करें लिम्फ की तो ये आपके फ्लूइड सराउंड होता है जो कि बॉडी सेल्स के आसपास हम बोल सकते हो टिश्यू फ्लूइड है, मिडल मैन भी बोला जाता है इसको। It is the plasma that is oozed out of the blood vessels contain WBC and not the red blood cells. RBC यहाँ पे एब्सेंट होंगे, WBC भर भर के होंगे, तभी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। They are mainly concerned with transportation and also with immunity, यानी कि आपको बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम भी आपके लिम्फ का होता है इन अ वे। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव मसल टिश्यू। मसल कनेक्टिव टिश्यू की बात करी जाए तो ये बेटा हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है स्ट्राइएटेड मसल, यानी इनके पास स्ट्राइएशंस होंगी, इनके पास स्ट्राइप्स होंगी, जैसे मैं अभी आपको इमेज में दिखाने वाली हूँ। और ये मसल जो होती है वॉलंटरी होती है, मतलब हमारे आर्म्स में, लेग्स में जो भी मसल्स हैं, ये सारी आपकी स्ट्राइएटेड मसल्स हैं जो कि आपकी बॉडी के कंट्रोल में होती हैं, आपके खुद के विल के अकॉर्डिंग ये काम करती है। देन वी हैव अनस्ट्राइएटेड मसल, जिनके पास कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं है, स्ट्राइप्स नहीं है। हम बोल सकते हैं, आप एक इन तरह से बोल सकते हैं, स्मूथ भी है और इनवॉलंटरी भी है, मतलब ये आपके बस में नहीं है इनको कंट्रोल करना, है अपने से ही काम करती है, खुद ब खुद काम करती है। एंड थर्डली वी हैव हार्ट और कार्डियक मसल, जो कि स्पेसिफिकली हार्ट में ही पाई जाती है। वन बाय वन हम इन सबको देख लेंगे। पहले एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्राइडेड मसल। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, इनके पास स्ट्राइएशन देखने को मिल रहा है कुछ इस तरह से, पूरे जो मसल है वो स्ट्राइडेड है, स्ट्राइप्स है उसके पास, है ना, थ्रू आउट दी मसल, राइट। ये मसल आपकी वॉलंटरी मसल होती है, आपके कंट्रोल में है। इन्हें बोला जाता है स्केलेटल मसल, बिकॉज आपके स्केलेटन से जो है कनेक्टेड होती है। उसके बाद आता है हमारे पास स्मूथ मसल है, बोल सकती हूँ अनस्ट्राइटेड या फिर अनस्ट्राइप्ड मसल, जो कि आपकी इनवॉलंटरी होती है। इनके सेल्स देखिए कैसे बिल्कुल पतले से, टेपर्ड से हैं, इसके एंड्स बिल्कुल पतले पतले होते हैं, न्यूक्लिएटेड ऑब्वियसली बिल्कुल होती है, बट आपके कंट्रोल में नहीं होती। फिर आता है कार्डियक मसल, जो कि आपको देखने को मिल रहा है लॉन्ग ऐसे फाइबर्स है, जो कि ब्रांच है, इस तरह से कुछ आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। इनके पास भी आपको स्ट्राइएशन देखने को मिल रहा है, एंड ये आपके पर्टिकुलरली हार्ट में ही पाया जाता है, और किसी लोकेशन पे आपको कार्डियक मसल देखने को नहीं मिलती है। चलिए स्ट्राइडेड मसल्स की बात कर लेते हैं। इनके पास स्ट्राइप्स होती हैं, राइट। इनके पास जो सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड है, स्ट्राइप कंटेन करते हैं, एज वेल एज ये आपकी वॉलंटरी मसल्स में आती है, यानी कि अपने विल के अकॉर्डिंग आप इनको मूव कर सकते हैं, जैसे कि आपके लिम्स की जो मसल्स है, फेस में, नेक में, वो सारी आपकी स्ट्राइडेड मसल्स होती है। फिर आती है अनस्ट्राइडेड मसल्स, जो कि आपकी बॉडी के कंट्रोल में नहीं, आई मीन आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके अंदर कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, कोई स्ट्राइप नहीं है, जो सेल्स है वो टेपर्ड एंड्स वाले, बिल्कुल एजेस जो है एकदम पतले पतले हो जाते हैं, टेपर्ड हो जाते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड तो ऑब्वियसली होती ही है। कहाँ पे होती है? लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस, ये सब आपके कंट्रोल में वैसे भी नहीं होता है। फिर आती है कार्डियक मसल। बेटा कार्डियक मसल जो होती है स्पेसिफिकली हार्ट की मसल्स होती हैं। अब ये भी इनवॉलंटरी है, बिकॉज आप हार्ट की मसल को कंट्रोल तो नहीं कर रहे हैं कि अभी धड़कना है और अभी नहीं धड़कना है। सो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो योर इनवॉलंटरी मसल्स, एंड ये स्पेसिफिकली हार्ट की ही होती है और कहीं पे नहीं पाई जाएंगी। स्ट्राइटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड और ब्रांच है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ब्रांचिंग इनमें देखने को मिल रही है। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन, यानी इनको बाहर से सिग्नल देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया अभी नहीं धड़को, ये सिग्नल इनको नहीं चाहिए। एंड दे कैन ऑल्सो नॉट गेट टायर्ड सून, मतलब जल्दी से थकती नहीं, ऑब्वियसली बात है, अगर जल्दी थक जाएंगी तो बहुत इश्यूज होने लगेंगे। दैट इज वाई दे डू नॉट रिक्वायर एनी सिग्नल एंड दे डोंट गेट टायर्ड वेरी सून। फाइनल हमारे पास जो टिश्यू आ जाता है दैट इज योर न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, जो कि स्पेसिफिकली आपकी नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, मैं बात करूं तो, यानी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाएगा। एंड इसके पास जो सेल्स होते हैं उनका नाम होता है न्यूरॉन्स। एंड ये बहुत ही इंटीग्रल हो सकता है, मैं बोल सकती हूँ टिश्यू, बिकॉज ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर सिग्नलिंग का काम करता है। आपको और मुझे अपने इन्वायरमेंट की कॉन्शियसनेस हो, इन्वायरमेंट के कोरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स देना हो, वो सब हमारे न्यूरल या फिर नर्वस टिश्यू के रिगार्डिंग ही हो पाता है। इन इट्स एब्सेंस जो बॉडी होती है वो बहुत ही डेट्रीमेंटल फेज में चली जाती है। तो नर्वस टिश्यू का बेसिक जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। हम एक बार न्यूरॉन का डायग्राम भी देख लेंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है साइटोन, जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन एंडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं साइटोन, यानी कि बोलते हैं सेल बॉडी भी होता है। उस सेल बॉडी में बेटा क्या होता है, ये आपका पूरा सेल का बॉडी, जिसे हम बोलते हैं साइटोन या पेरिकैरियन, ठीक है, ये आपका होता है पूरा सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के अंदर ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस तो हो गई, साइटोप्लाज्म भी हो गई, तो यहाँ पे आपके पास साइटोप्लाज्म भी है, सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस भी होता है। अब इसके पास ना पतले पतले एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म के, जिसे बोला जाता है डेंड्राइट्स। देखिए ये कुछ पतले पतले एक्सटेंशंस होते हैं, इनका नाम होता है डेंड्राइट्स, जो कि ना बाहर के एक्सटर्नल सिग्नल को कैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भाई यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा इसको कैच करेंगे एंड उसको रिसीव करके पूरी बॉडी में ट्रांसमिशन के लिए अलाउ करेंगे, ताकि ये पूरे नर्व सेल में जाए,
अगले नर्व सेल को मिले एंड पूरी बॉडी में फैलता जाए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं जिनका नाम क्या है, निसल्स ग्रैन्यूल्स, जो कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, निसल्स ग्रैन्यूल। जैसे जो साइटोन होता है वो यहाँ पे इस तरह से पर्टिकुलर एंड पे कर्व ले रहा है, इस कर्व को बोला जाता है एक्सॉन हिलॉक। यहाँ पे आई थिंक नहीं लिखा हुआ बेटा, आप लिख सकते हैं, इसका नाम होता है एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, हम लिख लेंगे इसको, दिस इज योर एक्सॉन हिलॉक, जहां पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो टर्न ले रहा है, जो एक गर्दन सी दिख रही है ना आपको इस नर्व सेल की, से बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। इससे एक्सटेंड होता है एक बहुत ही पतली लंबी ट्यूब जिसका नाम होता है एक्सॉन। ये पतली सी जो ट्यूब है इसका नाम होता है बेटा एक्सॉन, ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है एक्सॉन। इस एक्सॉन के बाहर कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है स्क्वान सेल्स। ये स्क्वान सेल्स अपनी थिकनिंग कर लेते हैं और ये पूरी आपकी एक्सॉन को धीरे धीरे कवर करने लग जाते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के, जैसे यहाँ पे आ गया फिर यहाँ पे आ गया, इस तरह से पूरी तरह से यहाँ पे कवर करने लग जाते हैं। तो ये जो स्क्वान सेल ने अपना डिपोजिशन किया होता है बेटा, इनको बोला जाता है माइलिन शीथ। इसका नाम क्या होता है बेटा, माइलिन शीथ। एंड माइलिन शीथ जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, इनके बीच में कुछ स्पेसेस भी देखने को मिल रही है। ये आपकी माइलिन शीथ है, ठीक है, ये माइलिन शीथ है, ये आपके स्क्वान सेल्स ने पूरा डिपॉजिट होकर बनाया है। इसके बीच में जो यहाँ पे आप स्पेस देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्पेस को बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है, इनका नाम होता है नोड्स ऑफ रैनवियर, जो कि आपके सिग्नल ट्रांसमिशन में फटाफट रिस्पॉन्ड करने के लिए हेल्प करती है, सिग्नल ट्रांसमिशन फास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो कैसे, यहाँ से मान लो कोई सिग्नल आया, इधर अंदर गया अंदर गया अंदर गया, अभी एक्सॉन पे आता है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आके डायरेक्टली यहाँ पे जंप करता है, फिर यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा, फिर अगले नोड ऑफ रैनवियर पे जाएगा। अगर यहाँ पे नोड ऑफ रैनवियर नहीं होते, पूरी एक्सॉन एम्प्टी होती, कोई माइलिन शीथ नहीं होती, तो पूरे सिग्नल को यहाँ पे ट्रैवल करके आना पड़ता, जिससे कि जो सिग्नलिंग है बहुत धीरे हो जाती। एंड आपने लेट से अभी गर्म पानी को टच किया तो आपको 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जाके फील होता कि मैंने गर्म पानी को टच किया, तब तक तो बहुत सारा नुकसान हो चुका होता। दैट इज वाई यहाँ पे नोड्स ऑफ रैनवियर पाया जाता है, सो दैट ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का वो थोड़ा जल्दी हो सके। अब जैसे ही सिग्नल एंड पे आएगा, ये आपकी एक्सॉन एंडिंग्स होती है, यहाँ पे रीच करते ही इसको कुछ केमिकल्स के फॉर्म में बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही केमिकल्स बाहर जाएंगे, ये अगले न्यूरॉन के लिए सिग्नल की तरह काम करते हैं, वो इसको रिसीव करते हैं डेंड्राइट से एंड उसकी कोरिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये आपकी सिग्नलिंग में चलता है। जब आप एक्सॉन की बात करते हैं तो ये बोल सकते हैं न्यूरॉन की बात करते हैं, तो ठीक है, हम रीड करते हैं ईच नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी दैट इज कॉल्ड पेरिकैरियन और साइटोन, जिसके पास न्यूक्लियस होता है और डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। द एक्सॉन ऑब्वियसली कैन बी वेरी वेरी लॉन्ग। एक्सॉन जब साथ में होते हैं उनको बोलते हैं नर्व बन गई है। एंड नर्व इज कंसर्न विद द परसेप्शन एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स। बेसिकली आप बोल सकते हैं परसेप्शन में, रिस्पॉन्स देने में, सिग्नलिंग करने में, सभी में आपका नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। So that is all for the animal tissue वाला पोर्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडीइंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।